जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने इस अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आप लोग के बीच में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए, और ये पार्ट 2 है साथियों। पार्ट 1 इसके पहले हमने डाल दिया था, उसमें टोटल आपको बता दिया गया है किस प्रकार से अभिक्रिया करती है रासायनिक और किस प्रकार से नहीं करती। तो साथियों, इसके बारे में हम टोटल जानेंगे। तो आइए साथियों, कुछ इस प्रकार से चैप्टर है, आइए अपना देख लेते हैं। तो देख लेते हैं साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कुछ इस प्रकार से, इसे संतुलित करना है कैसे। तो ये तो हमारा है हाइड्रोजन और नाइट्रेट है, हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसको बैलेंस हमें करना है कैसे, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का होल 2 और उसके बाद से हमारा है H2O है। क्या है? H2O है, ये है साथियों। अब इसे हम ये जो है हमारा अभिकारक जो है और उत्पादन है। तो अभिकारक में देखेंगे क्या है साथियों, अभिकारक उत्पादन इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया, आप उसे जाकर देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर H जो है ये है, यहाँ पर नाइट्रेट जो है साथियों, दोनों यदि आप साथ में ले लें, नाइट्रेट जो है दोनों यदि साथ में ले लें तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, आप इसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है साथियों कैल्शियम, और जो है यहाँ पर वो जो है ये 2 होगा और H भी हो 2 होगा, ये हमारा 2 पार्ट है। और यहाँ पे ये 1 है। अब ये दूसरा जो पार्ट है कैल्शियम जो है 1 है, और यहाँ पर भी उसको बिल्कुल नाइट्रेट जो है हमारा एकदम सेम होगा, NO3। इसके यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है साथियों, मिस्टेक हमने कर दी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 है। यहाँ पर H जो है ये 2 है, वो जो है 1 है। अब ये एक पार्ट में और ये एक पार्ट में। तो कंडीशनें ये होती हैं साथियों कि आपको ये बैलेंस करना होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 1 3 हो गया। ये यहाँ पर कितना हुआ साथियों, तो 2 हुआ। तो ये बैलेंस कहाँ है, और यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, यहाँ पर नाइट्रेट 2 है, तो इसे बैलेंस करेंगे। तो हम इसमें कर ले 2 का मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 हो गया। और इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 2 2 4 हो गया। नाइट्रेट देखिए इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, कैल्शियम भी इक्वल है, तो ये फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए। सेकेंड वाला में आइए आप, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 4 है, तो आप भी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए साथियों ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 था, यहाँ पर 2 मिला के हाइड्रोजन 4 हो गया। तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का, और यहाँ पर लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का। ये हमारा साथियों, ये हमारा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। क्या हुआ, समीकरण संतुलित हुआ। इसे साथियों आप बेटर तरीके से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है साथियों। अभी इसके पहले कुछ सल्फर ऑक्साइड आएंगे, यानी कि सल्फर होता है, सल्फर SO4, तो उसे भी आप साथियों यदि एक साथ करेंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है साथियों। यानी कि यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। अब यहाँ पर साथियों H2SO4 है, आप इसे एक साथ करिए, बहुत ही बेटर तरीके से का होगा, ये समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे जो है हमें संतुलित ये करना है कि Na2SO4 प्लस H2O है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, ये 1 पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट ये हो जाता है हमारा, हाइड्रोजन 2 मिलेगा और सल्फर ऑक्साइड हमारा 1 मिलेगा। ये आपको टोटल 1 में लेना है ताकि आप इसे बेटर तरीके से लगा सकें। अब साथियों यहाँ पर हमारा हो सोडियम जो होता है 2 हो जाता है, और सल्फर ऑक्साइड ये हमारा 1 मिल जाता है, ये दोनों एक पार्ट में आ गए।
और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा 2 मिलेगा, ऑक्सीजन 2 1 मिलेगा, ये हमारा एक पार्ट बना। यानी कि यहाँ पर भी 2 पार्ट, यहाँ पर भी 2 पार्ट मिल गया। अब कंडीशन ये है कि क्या सब बराबर है। यहाँ पर देखते हैं सल्फर ऑक्साइड 1 है, यहाँ पर भी सल्फर ऑक्साइड 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 हो गया साथियों। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1, सोडियम है कि सोडियम 2 है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 2। अब यहाँ पर साथियों हमें हाइड्रोजन मिलकर 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 मिला तो 4 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 1 है। तो आप इसे इसमें भी क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 4 और ये मिलेगा 2। तो अब साथियों देखिए सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड 1, सल्फर ऑक्साइड से बिल्कुल आसानी से। अब यानी कि यहाँ पर करना है आपका 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लास्ट में जो करना है यहाँ पर करना है आपका 2 का मल्टीप्लाई। यानी कि ये हमारा बन गया संतुलित समीकरण। क्या हुआ, संतुलित समीकरण हो गया। अब इसके बाद जो होता है साथियों, ये हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं बहुत ही बेटर तरीके से साथियों। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग करिए, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन हम बता देंगे तो आपके लिए क्या छोड़ा जाए। तो उम्मीद करेंगे साथियों ये क्वेश्चन आप लगाएं, और जिन बच्चों को नहीं आता है तो अच्छी बात है वो दोबारा वीडियो को देख लें कि कैसे संतुलित किया जा रहा है, क्योंकि साथियों संतुलित करना एक परीक्षा में अनिवार्य होता है ना, और आपको ज़रूरी है सीखना। तो यहाँ तक तो साथियों हमने बिल्कुल सीख लिया है, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इसे भी बता दिया जाए, तो हम इसे भी बता दे रहे हैं साथियों, ताकि ये कैसे लगता है। यानी कि आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर बेरिलियम 1, क्लोरीन भी कितना है 2 है, क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पर पहले लिख लीजिए BaCl2 प्लस H2SO4, और जो है साथियों यहाँ पे है हमारा जो है BaSO4 प्लस HCl है। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों कौन किसके इक्वल है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है देखते हैं H कमांड 2 है। फिर यहाँ पे SO4 साथियों आप सेम साथ लें, SO4 सेम लें, यानी कि साथ में लेंगे तो वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये दूसरा पार्ट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर Ba यानी कि 1 है, SO4 कितना है ये भी 1 है, ये एक पार्ट हुआ। और दूसरे पार्ट यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 ही है साथियों। अब देखेंगे साथियों यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है। तो हम सीधी सी बात यहाँ पर कर ले 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 मिलेगा। यानी कि हाइड्रोजन भी 2 मिल गया, क्लोरीन भी 2 मिल गया, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बिल्कुल सेम हो गया साथियों। ये आपको बेटर तरीके से बैलेंस हो गया। तो हमें करना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमारा क्या हुआ बैलेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी सब इक्वल है साथियों, यानी कि बाकी सब इक्वल है। तो ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चे इसे लगाएं, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीके से ये साथियों NCERT पैटर्न का बुक का है साथियों टोटल क्वेश्चन। तो आप इसे संतुलित कीजिए, और बिल्कुल साथियों इसे क्वेश्चन को बैक करके आप इसे संतुलित कीजिए। अब साथियों आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाले देख लेते हैं क्या है साथियों। नमूना बैच के लगातार तो देख ले सकते हैं साथियों, ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यही हमें जानना है कि क्यों आवश्यक है। यानी कि आपको हम बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उनके उत्पादक के प्रत्येक पदार्थों और अणुओं को बराबर करना होता है। यानी कि जो भी कंडीशनें आती हैं, जो उत्पादक होता है हमारा और अभिकारक होता है, ये दोनों का करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो यही के कारण है कि हमें ये बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं साथियों, यहाँ पर जो दिया है
कि दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाए, यही कंडीशन होता है, यही कारण होता है कि हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब साथियों ये जो है देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं तो ये भी जान लेते हैं। एक तो होता है साथियों हमारा संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया, और एक हो जाता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक होता है हमारा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया उसे हम कहते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पादक, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पादक का निर्माण करते हैं, जिससे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को साथियों हम योग्यात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, योग्यात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है साथियों ये बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। और संयोजन अभिक्रिया का उपनाम भी हमने बता दिया है आपको कि योग्यात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब उदाहरण में देख लेते हैं, यहाँ पर कोयले का दहन है। कोयले का दहन का मतलब कार्बन जो होता है ठोस होता है और ऑक्सीजन जो होता है गैस होता है। जब ये दोनों को मिलाया जाता है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो आपको ये मिलता है, क्या मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। अब साथियों इसके बाद जो है उसे हम देख लेते हैं क्या है उसके बाद। अब इसके बाद वाला देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है आपको हम बता दें कि वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, यानी क्या क्या नाम नहीं दे सकते। ये कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं, यानी कि जितनी प्रकार ये होती है उतनी प्रकार से भी इन्हें जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन की अभिक्रिया भी कह सकते हैं साथियों, यानी कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, यानी कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि ठोस है, यस ठोस को डिनोट करता है, और उष्मा से इसे क्या किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन गैस कर रहा है। अब ये जो है कि तीन प्रकार से होता है। फर्स्ट जो है हमारा है ये तो उष्मा से उष्मा वियोजन होता है, और दूसरा जो है साथियों विद्युत वियोजन होता है, और तीसरा जो होता है साथियों वो हमारा प्रकाशी वियोजन होता है। क्या होता है, प्रकाशी वियोजन होता है। अब साथियों ये एक एक करके हम देख लेते हैं कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो यहाँ पर जो है साथियों उष्मा वियोजन होता है, यानी कि उसमें उष्मा यानी कि गर्मी द्वारा क्या होता है उसे अलग किया जाता है, उसे अपघटित किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, उष्मा देकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर दिया गया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, कैल्शियम ये क्या बोलते हैं साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया गया। अब साथियों यहाँ पर विद्युत द्वारा क्या किया गया है, विद्युत द्वारा भी देख लेते हैं क्या किया गया है। तो विद्युत द्वारा आप देखिए यहाँ पर एक तो हमारा हाइड्रोजन यानी कि पानी का सूत्र है, और पानी के सूत्र पर जब उसमें यानी कि विद्युत दिया जाता है तो क्या किया गया, हाइड्रोजन अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो ये है साथियों कुछ इस प्रकार से जो है कि हमारे होते हैं। और ये साथियों कुछ है आपको बता दें। अब इसके पास यानी कि इसके बाद आ जाता है साथियों आपका प्रकाशी वियोजन। प्रकाशी वियोजन क्या होता है, यानी कि सूर्य के द्वारा क्या होता है उसे अलग किया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने का वियोजन को प्रकाशी वियोजन कहते हैं। प्रकाश द्वारा अब देखिए यहाँ पर सिल्वर है
और सिल्वर क्लोराइड है। और क्या किया गया है, जब इसमें सूर्य का प्रकाश लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये सिल्वर अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। और जो एक साथियों क्लोराइड भी क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे ब्लैक और वाइट में फोटोग्राफी जो होता है, ब्लैक और वाइट का फोटोग्राफी, तो उसमें क्या होता है साथियों, ये यहाँ पर उपयोग होता है। अब साथियों देख लेते हैं कि कुछ इसी प्रकार से जो होता है साथियों कि देखते हैं साथियों यहाँ पर कि फेरस है। अब यहाँ पर तृतीय विस्थापन आ जाता है। तृतीय विस्थापन क्या है ये हम जानते हैं, और तृतीय विस्थापन को बहुत ही बेटर तरीके से आपको जानना चाहिए। कंडीशन ये होता है साथियों कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कैसे करता है यहाँ पर देख लेते हैं। फेरस है यानी कि लोहा ठोस है, फेरस है, और जो है कि कॉपर सल्फेट है, यानी कि जब इस पे क्या किया जाता है, यानी कि इसको जब एक में मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो फेरस अलग हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा कॉपर के सापेक्ष क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है, यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं द्वितीय विस्थापन। द्वितीय विस्थापन यानी कि द्वितीय अभिक्रिया क्या है, एक तो प्रथम था और ये दूसरा है। दूसरा क्या है साथियों कि दूसरा ये है कि इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कंडीशन है कि ये 2 बार विस्थापन होता है, इसीलिए क्या होता है, इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं सोडियम सल्फेट प्लस, और उसके बाद से आपका है बोरान क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, और इसको क्या किया गया, विस्थापित किया गया, तो ये टोटल अलग हो गए। यानी कि सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम का हो गया, ये आपस में चेंजेस हो गए हैं। कंडीशन यही होता है साथियों। ये आपको यही एक फार्मूला आप यदि याद रखेंगे तब भी क्या है, आपको बहुत ही बेटर तरीके से ये आपको आ सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अपचयन और उपचयन क्या होते हैं। अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। यानी कि उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, और जो है कि हाइड्रोजन में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत क्या हो जाता है कि यदि हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए और क्या हो, ऑक्सीजन में कमी हो जाए, तो उसे अपचयन कहते हैं। बिल्कुल जो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन प्लस O2, यानी कि यहाँ पर देख ले CO2 है, बिल्कुल इजी तरीके से। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो आपका है यानी कि कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन गैस है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हमारा बनता है, कॉपर अलग हो जाता है और पानी एक अलग बन जाता है। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं अपचयन और उपचयन, यानी कि दोनों को रिडक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत ही बेहद तरीके से यहाँ पर दिखा दिया गया है, जो आपको एक नॉर्मल तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यानी कि संक्षारण की, यानी कि जब संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या है, यानी कि जब कोई धातु आर्द्र वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आ जाते हैं तो धातु क्या होते हैं, संक्षारण हो जाते हैं। यानी कि आप न जहाँ पर नमी होता है वहाँ पर कोई लोहा रख दीजिए, वहाँ पर क्या होता है, उसमें मूर्छा लग जाता है। वो क्या होता है, वो क्या होता है, मूर्छा लगने के बाद क्षरण होने लगता है, तो यही संक्षारण है। अब यहाँ पर चांदी का या जो पायल होता है उसमें सब पैर में सब पहनते, उस पर काला काला क्या होता है, जो क्या होता है, पूरा काला काला मिट्टी जैसे लग जाता है, वो भी क्या है, संक्षारण है। यानी कि अब यहाँ पर पीतल के तांबा, यानी कि तांबा जो होता है हरी परत चढ़ जाते हैं, वो भी क्या है, एक संक्षारण की। अब यहाँ पर देख लेते हैं विकृत गंधते क्या है, यानी कि विकृत गंध क्या है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम खाने वाले लेते हैं और वो क्या होता है, किसी नम वायु में क्या होता है, किसी संपर्क में आ जाता है। मान लीजिए चिप्स लेते हैं, चिप्स को हल्का सा फाड़ कर रख दीजिए, 2 दिन बाद खाइए उसे, तो जो आपको स्वाद अच्छा लगेगा
नए वाले पैकेट्स खाने से वो जो पहला वाला जिसमें से क्या होता है नाइट्रोजन गैस निकल जाता है वैसा नहीं लगेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचाई हो जाते हैं, जिसके कारण स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। अब साथियों देख लेते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यानी कि यहाँ पर आपको अभिकारक और उत्पादक दोनों बता दिए थे, ये हमारा अभिकारक होता है, ये हमारा उत्पादक होता है। तो यानी कि इसमें दोनों बता दिए थे। जब दोनों बता दिए तो जब ऊष्मा का होता है साथ साथ निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जिन अभिकारक में अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण में आपको यहाँ पर देख ही रहा है। तो साथियों आपको जो भी यहाँ तक बता दिया गया है वो बहुत ही छोटे कंडीशन में बताया गया है, क्योंकि साथियों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ हर एक टॉपिक जानना चाहते हैं। तो साथियों ये उन्हीं बच्चों के लिए, ताकि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों आप ये उम्मीद करेंगे कि कुछ बच्चे कॉलेज भी जाते हैं तो कॉलेज के माध्यम से जो नोट्स बनाए जाते हैं आप उसे भी पढ़िए, और जो हमारे SK एकेडमी की तरफ से जो आपको कॉन्टेक्ट दिए जाते हैं वो उससे भी आप पढ़िए, क्योंकि हम जो कॉन्टेक्ट लेके आते हैं साथियों आपके दिमाग में सीधे प्रवेश कराने की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि साथियों जो विद्यालय में मतलब कंसेंट दिए जाते हैं कॉन्टेक्ट्स, तो उसमें क्या होता है बच्चे थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल और एक एक कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देना है वो उस पर हमने चर्चा किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।